नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है ये। और सबसे बड़ी बात है 1882 का एक्ट है ये। हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले का ये एक्ट है। इसको हम जानेंगे कि भाई ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी जो बैकग्राउंड के बारे में हम इसको समझेंगे। इसकी बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट, इसकी हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट। इसको आगे कोडिफाइड लॉ है ये। कोडिफाइड लॉ का मतलब है इसको संहिता में किया गया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लॉ, कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ जैसे टोर्ट है, एक टोर्ट है तो वहां उसको वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, कोई सेट उसमें कोई सेक्शन आर्टिकल वगैरह वगैरह नहीं है। तो ये कोडिफाइड लॉ है। और सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ जो जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव लॉ और जो है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब देयर इज ए राइट एंड लायबिलिटीज, जो हमें राइट और लायबिलिटीज बताता है। और प्रोसीजर लॉ है सब्सटेंटिव लॉ को कैसे लागू किया जाए। जो सब्सटेंटिव लॉ है उसको लागू करने का तरीका। अब जैसे आईपीसी है, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, ये भी 1872 का है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका जो जैसे आईपीसी है, अब इसको बीएनएस बना दिया, भारतीय न्याय संहिता, ये जो है बीएनएस 2023 में। ये सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी जो पुराना था ये सब्सटेंटिव लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सिविल के अंदर, ये भी सब्सटेंटिव लॉ है। अब इनको लागू कराने का जो तरीका जिस लॉ में दिया हुआ है उसको प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। अब सिविल का जो सिविल के लिए प्रोसीजर है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। और क्रिमिनल के लिए जो है पहले सीआरपीसी था, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नाउ जो है इसमें बीएनएसएस 2023। तो इसी तरह से ये जो है सबसे पहले बात याद रखने की है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री क्यों जानेंगे? क्योंकि 1882 का एक्ट है ये, बिफोर द इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत के आजाद होने से पहले और बिफोर इन फोर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू होने से पहले का है ये। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो 1882 से पहले जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर होती थी तो उसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, ये इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी पर आधारित होते थे। जितनी भी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी तो उस ट्रांसफर के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ और इक्विटी पर आधारित होता था, कोई इस एक्ट के आने से पहले। और कुछ पॉइंट जो थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और कुछ पॉइंट और कुछ जो चीजें होती थी वो डिसाइड होती थी ऑन मोशन ऑफ जस्टिस। यानी कि जो जस्टिस होते थे उनके अपने दिमाग से
अपने विवेक से वो डिसाइड करते थे किस चीज को, एनी मैटर रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर वेरियस कंफ्यूजन आई। जब तक बिफोर जो है 1882 से पहले बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इसमें आए, और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक लॉ कमीशन का गठन हुआ। लॉ कमीशन का गठन हुआ इन इंग्लैंड। कहां हुआ? वो इंग्लैंड में हुआ, वो इंग्लैंड के अंदर होता है। तो इस इंग्लैंड के लिए, किस इंग्लैंड में, फॉर प्रिपरेशन के लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीपीए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट को तैयार करने के लिए एक लॉ कमीशन का गठन हुआ। कहां हुआ? वो इंग्लैंड में हुआ। और इसके अंदर लॉर्ड रोमले, मैं बता देता हूं ये नाम थे इसमें, लॉर्ड रोमले, दूसरे नंबर पे मिस्टर सर एडवर्ड रायन, और चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, और इसके बाद लॉर्ड शेयरबुक। ये याद रखने की बात है कि सीधा हम एक्ट पे नहीं जा रहे हैं, पहले इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं। ये और सर रॉबर्ट LUS लस, लॉर्ड रोमले, सर एडवर्ड रायन, और चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल लॉर्ड शेयरबुक और सर रॉबर्ट लस। इसके अलावा सर जॉन मैक्लोड, और असिस्टेड बाय, जिसको आप पहले से जानते हो, असिस्टेड बाय लॉर्ड मकाले, MACAULAY, असिस्टेड बाय लॉर्ड मकाले। ये जो लोग थे, ये इतने पर्सन थे, इनका एक कमीशन में सारे कौन कौन थे? लॉर्ड रोमले, सर एडवर्ड रैन, और चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, और लॉर्ड शेयरबुक, और सर रॉबर्ट लस, और सर जॉन मैकडोले, और असिस्टेड बाय लॉर्ड मकाले। लॉर्ड मकाले के बारे में आप जानते हो, लॉर्ड मकाले ने आईपीसी लिखी थी, जो आईपीसी प्रिपेयर्ड बाय, ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मकाले। तो अब जो है इनका एक कमीशन का गठन हुआ, और इस कमीशन गठन करने के बाद इन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को प्रिपेयर किया, और इसको जो है ड्राफ्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि और फिर ड्राफ्ट करके इसको जो है कमेटी के पास जो है सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। और फिर इसको जो है इट वाज आल्सो सेंड टू लोकल गवर्नमेंट के पास भेज दिया फॉर पब्लिकेशन और उसकी पब्लिकेशन और फिर क्रिटिसिज्म के लिए। कोई भी कानून होता है उसको जो है क्रिटिसिज्म के लिए पब्लिकेशन किया जाता है, उस पे सुझाव के लिए कि भाई आम पब्लिक के
और उस पर सुझाव लिए जाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के पास भेज दिया, लोकल गवर्नमेंट का मतलब इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया के लिए ड्राफ्ट कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। फिर इसके बाद इसके लोकल गवर्नमेंट के पास भेज दिया, सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया, लोकल गवर्नमेंट के पास भेज दिया एंड फिर इसको पब्लिकेशन किया गया क्रिटिज्म के लिए, इसकी आलोचना के लिए। देर आफ्टर बिल was criticized on many points. Ultimately the bill was redrafted and referred to the third law commission. उसके बाद फिर ये थर्ड लॉ कमीशन के पास भेज दिया गया। इसमें जितनी भी आलोचना हुई, जितने भी सुझाव आए, फिर उसके बाद उसको थर्ड लॉ कमीशन के पास इसको भेज दिया तैयार होने के लिए, दोबारा से इसको रीड्राफ्ट करने के लिए। और रीड्राफ्ट करने के लिए सर चार्ल्स टूनर, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास, सर रेमंड वेस्ट और मिस्टर व्हाइटले स्टोक, लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ये लोग उसमें शामिल थे। इसके बाद इट अपीयर दैट नॉट लेस देन 7 बिल वाज प्रिपेयर्ड, यानी कि 7 बार इसको प्रिपेयर किया गया, 7 बार इसको 7 बार इसको प्रिपेयर किया गया। देर आफ्टर जो है इसको जो है ये एट लास्ट 17 फरवरी 1882 में ये जो है फाइनली जो है ये पास हुआ, ये बिल जो है फाइनली पास हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है भी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये 17 फरवरी 1882 में पास हुआ। 17 फरवरी और 1882 में पास हुआ। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि इस बिल के अंदर जो है ये 1929 तक जो है इसमें 20 बार जो है इसमें अमेंडमेंट हुए, 20 बार जो है 1929 तक 20 बार जो है इसमें अमेंडमेंट हुए। अब इस बिल की खासियत क्या है? अब इस बिल की जो है खासियत ये है कि ये जो बिल है इट नॉट ऑब्जेक्टेड, ये बिल जो है बिल इट शुड बी नोटेड दैट द वर्ड कंसिडर इट हैज नॉट बीन यूज्ड, द प्रीएम्बल सिग्निफाई देयरबाय एक्ट इज नॉट ऑब्जेक्टेड। जो एक्ट है इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट करने की बात है, इंपॉर्टेंट है ये, नॉट एग्जेस्टिव का मतलब होता है परिपूर्ण, ये वर्ड आ जाए, ये EXHAUSTIVE एग्जेस्टिव का मतलब होता है परिपूर्ण नहीं है। क्यों प्रिपेयर नहीं है? क्योंकि इवन इट इज नॉट एग्जेस्टिव। फॉर एग्जाम्पल इट डज नॉट डील विद द प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे प्लेज PLEDG, प्लेज का मतलब गिरवी रखना मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ये मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी पर। और गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट और पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, कुछ एग्जाम्पल दिए। पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, इन मामलों को ये डील नहीं करता, इसलिए जो है इसको कहा भी दिस एक्ट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। वेरियस कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उस चाहे वो LLB एंट्रेंस का हो या फिर जुडिशरी सिविल जज का हो या फिर हायर जुडिशरी का हो या फिर लीगल कोई भी हो, तो लीगल फील्ड के अंदर वहां पर ये सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टी से डील करने के लिए एक्ट कौन सा है? तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है। 1882 ये याद रखने की बात है। इसके प्रिपेयर करने के लिए, इसको प्रिपेयर करने से पहले इसको इक्विटी बेस पे आधारित था और इंग्लैंड की प्रिंसिपल इस पर अप्लीकेबल होते थे।
कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसको सुलझाने के लिए जो है लॉ ऑफ इंग्लैंड की जो प्रिंसिपल है और इक्विटी बेस पे था, उसी के आधारित इस पर डिसीजन दिए जाते थे। और इसमें ऑन मोशन जो जज बैठते थे वो अपने ऑन मोशन मतलब अपने हिसाब से अपनी डिस्क्रिशन पर ही जो है डिसाइड करते थे एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी दे बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। और इसके बाद जैसे जब वेरियस कंफ्यूजन पैदा हुए, बहुत सारे कंफ्यूजन और डायलेमा पैदा हुए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, विवाद पैदा हुए, तो उसके बाद ये जरूरत समझी कि ये एक्ट जो है तैयार किया जाए। तो इसलिए जो है कि लॉ कमीशन का गठन किया गया। मैंने आपको बताया कि भाई लॉ कमीशन के अंदर बहुत सारे अधिकारी और इवन चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल भी उसमें शामिल थे और इसमें लॉर्ड मकैले भी इसमें शामिल थे। उनके द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और फाइनली जो है वो उसके बाद फिर सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। सेलेक्ट कमेटी के बाद उसको लोकल गवर्नमेंट का मतलब इंग्लैंड के अंदर कमीशन का गठन किया गया। वो इंग्लैंड के अंदर ही एक्ट तैयार हुआ था, ये इसका ड्राफ्टिंग वहां तैयार हुई थी। फिर उसके बाद इसे भारत के अंदर भेजा गया और भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है भारत में, तो भारत के लिए ही इसको तैयार किया गया था। फिर इसको पब्लिश किया गया और कम से कम 7 बार इसको रीड्राफ्ट किया गया और फाइनली जो है 17 फरवरी 1882 में इसको 17 फरवरी 1882 में इसको जो है पास किया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात जो वेरियस कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं कि दिस एक्ट वाज एडजस्टेड और नॉट, तो ये सवाल है नो, दिस एक्ट इज नॉट एडजस्टेड का मतलब होता है परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों को, बहुत सारे मैटर को डील नहीं करता है, कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम बताएंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है और स्कोप क्या है, तो उसमें हम इसको बताएंगे कि भाई एडजस्टिव जो है नहीं है, ये एक्ट अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको ये डील नहीं करता। और जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसे मूवेबल और होती है इमूवेबल, ये मैं बता देता हूं। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं चल, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अचल। तो चल और अचल प्रॉपर्टी, दे आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये मूवेबल जो है प्लेज, मूवेबल प्रॉपर्टी की प्लेज को मतलब गिरवी रखना, मतलब उसको प्लेज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्लेज, मतलब गिरवी रखना प्लेज, तो वो दे देना उसको फॉर सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन पर आधारित पर भाई रख देना उसको। तो उसके मामले में मूवेबल प्रॉपर्टी के प्लेज में ये डील नहीं करता। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट के मामले में ये डील नहीं करता। इसलिए और वेरियस एग्जांपल है, वेरियस और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ये है कि दिस एक्ट इज नॉट एग्जस्टिव, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो ये आज हमने समझा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। मजे आएंगे इस एक्ट को हम पढ़ेंगे और बहुत ही टेक्निकल जो है एक्ट है, ये टेक्निकल लॉ है। इसमें बहुत सारी मजेदार चीजें हैं जो आपको अपनी दैनिक लाइफ में और आपके फील्ड के अंदर और आपके कोर्ट के अंदर हर जगह काम आने वाली चीजें हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसकी थोड़ी सी हमने हिस्ट्री और इसका जो है बैकग्राउंड के बारे में हमने जानने की कोशिश की, उसके बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो इसमें डिस्कशन का पॉइंट होगा इसका ऑब्जेक्ट और इसका स्कोप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसका स्कोप क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है
इसके जो सेक्शन है उस सेक्शन को 1 बाय 1 करके इसको डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। और जिस भी जो स्टूडेंट हैं LLB जो कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ये डॉक्टर एस एन शुक्ला की ये बुक है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को समझाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। और इस आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।